Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing history of Tamil Nadu board. This is chapter 6, Lord Dalhousie. In this session we are going to discuss about the summary of this particular session. We are going to revise this session in one go. So first of all you need to see what all are the contents of this chapter. So basically Lord Dalhousie के अंदर क्या क्या हुआ था. Policy of annexation of Punjab, second Burmese war और बर्मा का जो आप देख सकते हो एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स ये लेकर आए थे, एनेक्सेशन ऑफ अवध, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स हुए थे फिर डलहौजी की कुछ है ना वो, और फिर फाइनली उनके एस्टिमेट्स. तो देखिए जब हम डलहौजी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके भारत में सबसे यंगेस्ट गवर्नर जनरल थे. 36 की एज में ये आ गए थे 1848 में, ठीक है. और इन्होंने बेसिकली जो आपके रेलवे कंस्ट्रक्शन है इंग्लैंड में वो करवाया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी भारत में भी आपकी बहुत सारे डेवलपमेंट्स करवाए, और फिर बाद में 1847 में भारत आ गए और फिर यहाँ पे गवर्नर जनरलशिप इनको मिल गई. नाउ इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है. तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो एनेक्सेशन है, मेन एम इनका क्या था, एनेक्सेशन राज्यों को अपने अंदर लेना और टेरिटरीज़ को अपने अंदर लेकर उनके सारा एडमिनिस्ट्रेटिव, इंपीरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल कंट्रोल अपने अंदर ले लेना, ठीक है. अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अलग अलग रीजन्स जो हैं वो अपने अंदर एनेक्स किए थे. तो पहली बात तो एनेक्सेशन ऑफ पंजाब. तो जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इन 1849, पंजाब एनेक्स कर लिया गया था डलहौजी के द्वारा, एंड उसको फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इन ऑर्डर टू यू कैन से फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, और वहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर्स वहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है. एंड द सर्विसेज ऑफ लॉरेंस ब्रदर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब वॉज वेरी वेरी नोटेबल. विद इन 3 years परफेक्ट ऑर्डर वॉज रिस्टोर्ड इन दिस प्रोविंस आफ्टर द वॉर. और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जितने भी इनके एक्सटर्नल और इंटरनल एनिमीज़ थे इनको डिफीट कर दिया डलहौजी के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने. और 1859 में जॉन लॉरेंस वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए थे पंजाब के. फिर सेकेंड बर्मीज़ वॉर हुआ था और जो लोअर बर्मा है वहाँ का एनेक्सेशन किया था इन्होंने. सो 1852 में कमर्शियल डिस्प्यूट हो गए थे रंगून के बीच में, और जो अभी आप बोलते हैं ना रंगून म्यांमार जो बोला हूँ आपको, तो वहाँ के बीच में, और उसकी वजह से ये डिस्प्यूट्स की वजह से ब्रिटिशर्स और बर्मीज़ के बीच में लड़ाई हो गई थी, वॉर हुआ. फिर डलहौजी ने जो लोअर बर्मा है उसको भी अनेक्स कर लिया था. नाउ सबसे बड़ी पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो जिनके नाम से इनको जाना जाता है वो पढ़ते हैं. तो बेसिकली जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता था, हम समरी समझ रहे हैं, तो मैं आपको बहुत ही क्विक व्यू में बताऊंगी कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कोई भी अगर इंडियन रूलर है और उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई मेल हायर नहीं होता है ना, यानी कि सपोज कोई किंग है और द किंग हैज़ डॉटर, ठीक है, बट नॉट अ सन, ठीक है, सन इज़ अ मेल हायर. तो अगर इसको ही लीगल हायर वो मानेंगे, अगर ये इसका सन नहीं है, अगर इसकी डेथ हो जाती है और इसका कोई सन नहीं है, तो इसका जो पूरा का पूरा किंगडम है किंग का वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगा. ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि आपकी जो टेरिटरी है वो लैप्स हो जाएगी अगर आपके पास मेल हायर नहीं हो रखा होगा. तो सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारे के सारे स्टेट्स जो थे कंपनी ने इसी डॉक्ट्रिन के अंदर ले लिए थे. और फिर जो स्टेट ऑफ अवध, फिर उसको भी अनेक्स कर लिया 1856 में, है ना, क्योंकि वहाँ पे अवध में बोल दिया गया था कि नवाब जो है मिसगवर्नमेंट कर रहा है. फिर उसके बाद हो गई म्यूटनी, 1857 की म्यूटनी. रीज़न तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था, क्योंकि यू नो किस तरह से इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने कितने सारे स्टेट्स को इफेक्ट किया था. ऑल्दो बहुत दूसरे रीजंस भी थे जो कि हम आगे वाले सेशंस में आगे समझेंगे, बट दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से झांसी की रानी वाला जो पूरा केस है वो हुआ. फिर उसके बाद आप देखोगे कि 1857 के बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है विड्रॉ कर ली गई थी. अब समझते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध. सो ब्रिटिश रिलेशंस विद द स्टेट ऑफ अवध वो आपको जाते हैं, आप देखोगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के टाइम पे, ठीक है. राइट फ्रॉम वॉरेन हैस्टिंग्स बहुत सारे गवर्नर्स आए जिन्होंने नवाब ऑफ अवध के एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट वहाँ पे हो रहा था मिस रूल, ठीक है. और पहले तो उनको नहीं उसके अंदर लेकर आना था, अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं लेकर आना था, बट बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रहे थे नवाब यहाँ के. तो फिर उसके बाद इस सिचुएशन को सर्वे किया गया और फाइनली उन्होंने इसको भी अनेक्स कर लिया. अब समझते हैं डलहौजी के कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स. सो देखिए डोमेस्टिक रिफॉर्म्स अगर समझे तो
वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्कर नहीं कर रहे थे टेरिटरी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी लेकर आ रहे थे। पहली बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल जो था उसको अपॉइंट किया गया है ना, और द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द बंगाल इनेबल डलहौजी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। उसके ग्रेटिव अचीवमेंट्स आप देखोगे, मोल्डिंग ऑफ द न्यू प्रोविंसेस इनटू मॉडर्न सेंट्रलाइज स्टेट्स, और फिर जो न्यू एक्वायर्ड टेरिटरी थी वहाँ पे ही ब्रॉट एंड इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम विच इज़ वॉज कॉल्ड द नॉन रेगुलेशन सिस्टम, राइट। रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ भी काफ़ी क्विक डेवलपमेंट हुआ इनके टाइम पर। और रेलवे क्यों डेवलप कर रहे थे? पहला रीज़न था कमर्शियल रीजन, क्योंकि उनको अपना ट्रेड करना था। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा करना था, क्योंकि अब इन्होंने पॉलिटिकल टेरिटरीज भी अक्वायर कर ली थी। एंड थर्ड वन इज़ अ डिफेंस, कि अगर कोई रिवॉल्ट हो जाए, कोई किसी तरह से लड़ाई हो जाए रीजनल या फिर लोकल लोगों से, तो क्या है, अच्छे से डिफेंस कर सकते हैं, रेलवे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन 1853 इन्होंने रेलवे माइन्यूट जो है वो जारी किया, फॉर्मुलेट किया, रेलवे लेकर आए, और रेलवे लाइंस कलकत्ता से रानीगंज कोल फील्ड्स में पहली बार ओपन की गई थी 1854 में, और फिर मद्रास से अराकोनम में, ठीक है। टेलीग्राफ की बात करें तो 1852 में इन्होंने एक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप किया। मेन सिटीज़ इसके लिए थी कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे, मद्रास, है ना, जो कि टेलीग्राफिकली कनेक्टेड थी। अबाउट 4000 माइल्स लॉन्ग टेलीग्राफ लाइन वर लेड बिफोर द डिपार्चर ऑफ डलहौजी। पोस्टल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है वो पास किया था 1854 में, और जिसकी वजह से डिस्टेंट दूर दूर तक जो है लेटर्स भेजे जा सकते थे। एक यूनिफॉर्म रेट भी इन्होंने सेट किया हुआ था, है ना। बात करते हैं एजुकेशन की। सो एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ सर चार्ल्स वुड्स इन 1854, वो ही कंटिन्यूस कंसिडर किया गया था एज एन इंटेलेक्चुअल चार्टर फॉर इंडिया। उन्होंने एक आउटलाइन दी हुई थी फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉलेज लेवल। एक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1857 में बनाई गई थी। अब PWD डिपार्टमेंट की बात करें तो इन्होंने एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाया गया था उसके लिए। लाइक बेसिकली इट वाज एंड इट हैज़ अलॉटेड मोर फंड्स फॉर कटिंग कैनाल्स एंड रोड्स। फिर अपर गंगा कैनाल कंप्लीट करवाई गई थी इनके अंदर ही, और बहुत सारे ब्रिजेस भी उस समय पे बनवाए गए थे। So guys, this is it about this entire session wherein which we discussed about this chapter in a very quick way. This was a summary session. I hope you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।